हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि परागण एक क्रिया है, राइट ना। अब जो परागण होता है वो पुष्पों में होता है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि परागण एक क्रिया है, फर्स्ट पॉइंट। परागण जो होता है वो पुष्पों में होता है, सेकेंड पॉइंट, राइट। अब देखिए कि ये जो हमारा है पुष्प यानी कि फूल, राइट, क्लियर हो गया। अब देखिए कि इस फूल में जो परागण के लिए मुख्य अंग है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो आपको नलिकाकार लंबा संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, फूल का मादा भाग यानी कि जयांग। इस पूरे संरचना को क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये है हमारा क्या, जयांग। क्लियर हो गया, राइट। एंड अब देखिए ये जो उसके जयांग के सबसे ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्लियर हो गया। तो यही हमारे जो तीन भाग हैं ये जयांग में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो भाग को बता दिया है। जो तीसरा भाग है वो है हमारा अंडाशय। इस गोल संरचना को बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। ये भी क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए कि हमने फीमेल भाग को समझ लिया, राइट। अब ये है जो हमारा ये संरचना दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। यही हमारा क्या, पुंकेसर, यानी कि पुष्प का नर भाग, पुंकेसर। अब देखिए कि ये जो ऊपर में गोल संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश, यानी कि ये हमारा क्या, परागकोश, राइट। अब आपको एक बात मालूम होगा कि परागकोश में ही क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। जब परागकोश फटता है तो उसमें से परागकण बाहर निकलते हैं, राइट। देखिए ये जो वर्तिकाग्र है ये, राइट, एंड जो ये हमारा परागकोश है यही दो भूमिका निभाते हैं परागण की क्रिया में, राइट। तो होता क्या है दरअसल कि ये जो परागकोश होता है इसमें भर रहते हैं परागकण। जब परागकोश फटता है तो बाहर निकलते हैं परागकण। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी कि इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं परागण। क्लियर हो गया कि परागकोश फटता है तो परागकण बाहर निकलते हैं। अब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं परागण। क्लियर। अब आप डिफिनीशन से एक बार और समझ लीजिए। देखिए परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या होती है, परागण होती है, राइट। अब ये जो परागण होती है वो दो प्रकार से होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे स्वपरागण, एंड जो दूसरा होता है वो होता है हमारा परपरागण। तो इस वीडियो में हम केवल स्वपरागण को ही समझेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्वपरागण को सीखते हैं। देखिए यही है हमारा स्वपरागण का डिफिनीशन। इसमें कहा क्या जा रहा है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं स्वपरागण। फिर से आप एक बार समझिए कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप जो रहेगा वह सेम रहेगा, यानी कि उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये जो क्रिया होती है वो क्या होती है, स्वपरागण कहलाती है। मतलब इसको आप थोड़ा कम समझ पाए होंगे तो हम आपके लिए एग्जाम्पल को भी लेकर आए हैं। देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, पूरा जो है वो पादप है, राइट। ये जो है वो है हमारे पादप के फूल, पादप के पुष्प। समझ लिए ये जो है वो क्या है, पादप है, पूरा पादप है। ये जो है क्या है, इस पादप के फूल है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए स्वपरागण के दो स्टेज बन रहे हैं। प्रथम जो स्टेज है वो क्या कह रहा है कि देखिए ये जो पादप है इसके बहुत सारे क्या है, फूल है, राइट। तो इसमें से अगर एक फूल को हम ले लें तो इसके जो परागकण होंगे वो इसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। यह है हमारा पहला स्टेज। तो इसको भी बोलेंगे हम लोग स्वपरागण। अगर इस फूल के जो परागकण है वो मान लीजिए कि इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, ये जो फूल है इसके परागकण इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं तो इसको भी बोलते हैं क्या, स्वपरागण। यानी कि इस परिभाषा से हमारा दो स्टेज बन रहा है। क्या कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प, मान लीजिए इसके परागकण
इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है या उसी पादप के, ये जो पादप है इसी पादप के अन्य पुष्प के, मान लीजिए कि इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं हम लोग स्वपरागण। समझ लिया आपने अच्छी प्रकार से स्वपरागण को, राइट। तो अब समझेंगे कि आखिर में स्वपरागण के लाभ क्या है, उसका हानि क्या है। हम लोग स्वपरागण के लाभ और हानियों को समझ ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं। देखिए अगर लाभ की बात करें तो जो पहला लाभ है वो क्या है कि स्वपरागण से पौधों का शुद्ध वंश चलता है। ये हमारा पहला लाभ कि स्वपरागण के से ही जो पौधों का वंश होता है वो शुद्ध होता है, राइट ना। दूसरा क्या है कि इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। जो इसमें परागकणों की आवश्यकता होती है वो कम भी होंगे तो स्वपरागण हो जाएगा, राइट ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी कि स्वपरागण के लिए किसी अन्य पादप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि स्वपरागण से लाभ हमारे हो गए खत्म। अब पढ़ ले रहे हैं कि स्वपरागण से हानियां क्या क्या होती हैं। देखिए सबसे पहला हानि क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती जाती हैं। समझे आप कि जो मान लीजिए कि ये हमारा एक पादप है, राइट, इसके ये एक फूल है एंड ये इसके एक फूल है, तो इससे जब परागकण निकलेगा तो इसके वर्तिकाग्र तक आएगा, तो जो इसमें बीमारी है वही बीमारी इसमें भी हो जाएगा, राइट ना। तो यही इससे हानियां हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती जाती हैं। पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। जो इस प्रकार के बीज होते हैं उनको पकने में टाइम लगता है, मतलब बहुत जल्दी नहीं पकेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है, नई प्रकार की जातियां नहीं बनती है, राइट ना। तो ये हमारे स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, राइट ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।